हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। देखिए, कल मैंने पिछली क्लास में आपको जनसंख्या वाले क्वेश्चन कराए थे। आई होप कि आपने अच्छे से क्लास को देखा होगा, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए होंगे। और अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर क्लास को देख सकते हैं। और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी उसी कॉन्सेप्ट पर हैं जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल की क्लास में बताया है। लेकिन आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये क्वेश्चन है क्रमागत प्रतिशत वृद्धि या क्रमागत प्रतिशत कमी से रिलेटेड। अब बात आती है कि ये क्रमागत प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। देखिए, क्रमागत को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेसिव। तो ये क्रमागत प्रतिशत वृद्धि क्या है, पहले इसको समझते हैं। मान के चलिए कि मार्केट में कोई घड़ी है और इस घड़ी की जो कीमत है वो कितनी है, 100 रुपये है, ऐसा मैंने मान लिया। और मैं आपसे कहता हूं कि इस घड़ी की कीमत में पहले मैंने 20% की वृद्धि कर दी और फिर मैंने इस घड़ी की कीमत में 10% की वृद्धि कर दी। पहले मैंने इस घड़ी की कीमत में 20% और उसके बाद मैंने इसमें 10% की वृद्धि कर दी। और मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे घड़ी का नया मूल्य बता दीजिए, क्या होगा। मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से है कि आप मुझे बता दीजिए घड़ी का नया मूल्य क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आप मुझे बता दीजिए कि घड़ी के रेट में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन मेरे आप लोगों से हैं कि आप मुझे बताइए कि घड़ी का नया मूल्य क्या बना और घड़ी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो अगर आपको ये लग रहा है कि मैं कैलकुलेट करूंगा कि 20 और 10 30 की घड़ी में कुल 30% की वृद्धि हो गई, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, और अगर 30% की वृद्धि हुई और आपने कैलकुलेट किया 100 का 30% 30 बना, तो मैं 30 को 100 में प्लस कर देता हूं और नया मूल्य 130 रुपये हो जाता है। तो अगर आपने ऐसा सोचा है तो ये दोनों ही आपके क्या है, आंसर गलत है। ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रमागत प्रतिशत वृद्धि क्या होती है। क्रमागत प्रतिशत वृद्धि का मतलब है कि एक बार जो नया रेट बन गया तो अगली बार जब इंक्रीमेंट लगेगा तो पुराने रेट पर नहीं लगेगा। अगली बार जो इंक्रीमेंट लगने वाला है वो नए रेट पर लगेगा, जो नया रेट बना। कैसे, जरा समझते हैं। भाई, पहले जो घड़ी की कीमत है वो कितनी है, तो आप बोल रहे होंगे पहले घड़ी की कीमत है 100 रुपये। ठीक है, तो हमने जब इस पे पहला इंक्रीमेंट लगाया तो वो कितने का लगाया, तो वो हमने लगाया 20% का। तो अगर 20% का इंक्रीमेंट लगा तो बिल्कुल सही है कि वो 100 रुपये पर लगेगा। तो आप 100 का 20% कैलकुलेट करोगे तो 20 ही आएगा। इसका मतलब जो घड़ी की कीमत है वो पहला इंक्रीमेंट लगने के बाद 120 रुपये बन गई। लेकिन जब हम अगले इंक्रीमेंट की बात करेंगे, जो हम अगली वृद्धि करेंगे 10% की, वो यहाँ पर नहीं होगी। वो कहाँ पर होगी, जो घड़ी का नया रेट बना है, अब वहां पे अगला प्रतिशत का कॉन्सेप्ट लगेगा, यहां से वृद्धि होनी है। तो अगर यहां से वृद्धि होगी तो कितना कहा है मैंने, 10%। तो आप जब घड़ी के मूल्य को 10% और बढ़ाएंगे तो इस बार वो यहां से नहीं, इस बार वो यहां से बढ़ेगा। तो 120 का अगर मुझे 10% निकालना है तो आप डायरेक्ट 10 नहीं बोलेंगे। वो कब होता है, जब वैल्यू आपकी 100 होती है। तो 120 का 10% आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप 120 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इसी तरह से करेंगे। ठीक है, ये सब मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया। यानी कितना निकल के आया, 12। यानी इस 120 का अगर मैं 10% निकालता हूं तो 12 आता है, यानी 12 रुपए और बढ़े हैं। तो अगर 120 में 12 रुपए और बढ़ गए तो इसका मतलब जो रेट है घड़ी का वो कितना हो चुका है। तो वास्तव में जो सही आंसर है वो कितना है, 132। यानी घड़ी का नया रेट 132 रुपये है, जबकि आप क्या सोच रहे थे कि घड़ी का नया रेट कितना होगा, 130 रुपये होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है क्रमागत प्रतिशत वृद्धि का। आप यहाँ पर कमी भी कर सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन है वहां पर ऐसे आएंगे जहां प्रतिशत वृद्धि भी है और प्रतिशत कमी भी है। अब बात आती है कि ये तो हमने निकाल लिया कि नया रेट कितना बना, 132। बात ये आती है कि कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा कि ओवरऑल कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है मूल्य के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, भाई आपको पता है कि पहले घड़ी का रेट कितना था, 100 रुपये था। अब घड़ी का रेट कितना हो गया, तो अब घड़ी का रेट 132 हो गया है। तो ये भी मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बता रखा है। अगर मुझे यहाँ प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इन दोनों का डिफरेंस यानी अंतर में निकालूंगा कि कितने रुपए का अंतर आया है। तो आप बोल सकते हैं 100 से अगर 132 हुआ तो कितने रुपए बढ़ गए, 32। याद आ रहा है कुछ, पहली क्लास में आपको बता रखा है 32 रुपए बढ़े हैं। उसके बाद नीचे हम कौन सी वैल्यू रखते हैं, तो वो वैल्यू रखते हैं जहां से परिवर्तन शुरू हुआ। तो 100 से ही तो बढ़कर 132 हुई।
तो हम नीचे क्या रखेंगे, हम 100 रखेंगे, ठीक है। और पूछा गया है प्रतिशत वृद्धि, यानी वैल्यू को अगर प्रतिशत में पूछा है तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैलकुलेट करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, 32% का इंक्रीमेंट हुआ। देखिए ये कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई है, अदरवाइज आपको पता है कि अगर यहाँ पर 100 है और ये 132 बना तो 100 से कितना ज्यादा है, 32, और जितना ज्यादा होगा उतनी ही आपकी क्या होगी, प्रतिशत वृद्धि होगी। या अगर ये 100 से कम होता तो हम माइनस करके देख लेंगे कितना कम है, लेकिन ये सब तभी होता है जब वैल्यू 100 हो। अगर ये वैल्यू यहाँ पर 100 नहीं होगी तब हमें इसी तरह से क्वेश्चन को करना है, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालने के लिए। तो चलिए अब इन 4 क्वेश्चन को 1 बाय 1 हम करते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि क्रमागत प्रतिशत वृद्धि क्या होती है। जब इंक्रीमेंट के बाद अगला इंक्रीमेंट लगेगा तो वो नई वैल्यू पर लगेगा, वो पुरानी वैल्यू पर नहीं लगता। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अर्णव के वेतन में पहले वर्ष 20% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 10% की वृद्धि हुई, तब वेतन में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करना है क्वेश्चन को, देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल बताया है, तो आप कल की क्लास को अगर एक बार देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, और जो वहां मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो क्वेश्चन भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो पहली जो इंक्रीमेंट है, जो पहली वृद्धि है वो कितने की है, 20% की, तो आप लिख लीजिए 20%। ठीक है, दूसरी वृद्धि कितने की है, तो दूसरी वृद्धि 10% की, तो आप लिख लीजिए 10%। और अब आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपली इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, जैसे आपने कल की क्लास में किया होगा। तो अगर आप 20% की फ्रैक्शन ब्रेक करते हो तो ये होती है 1/5। अब मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा कि 20 को आप 100 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये अब बहुत आसान चीज हो गई है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। अगर आप 10% पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फ्रैक्शन कितनी बनेगी, 1/10 बनेगी। अब आपको क्या काम करना है, आपको वही कल वाली क्लास वाला काम करना है कि अगर आपके पास पहले वैल्यू कितनी है, 5, इसको हम क्या लेते हैं, इसको हम रियल वैल्यू लेते हैं। कि अगर आपके पास पहले वो वैल्यू 5 थी तो वो कितनी बढ़ी है, वो 5 की 20% बढ़ी है। तो 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है, यानी पहले 5 थी तो कितनी हो गई, 6। इसी तरह से आप 10% पे कैलकुलेट करेंगे तो पहले वो कितना था, तो इसको आप लेंगे रियल वैल्यू, तो पहले वो कितना था 10, और 10 का 10% यानी कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो 10 से 1 बढ़ के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वही आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यानी गुना कर देनी है। तो 10 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 50। 11 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66। इतना काम आपने कर लिया। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि इस क्वेश्चन में आप क्या निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे या प्रतिशत कमी निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कमी और लिख देता हूं कि प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए कि क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है। तो ये आप कहां से पहचानेंगे, तो ये आपको यहां से पता लगेगा। जो वैल्यू पहले थी अगर वो उससे ज्यादा है तो इसका मतलब प्रतिशत वृद्धि हुई है, और अगर वो उससे कम आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, प्रतिशत कमी हुई है। तो फिलहाल क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है, फिलहाल क्वेश्चन के अंदर वृद्धि हुई है। अब ये आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वृद्धि कितने प्रतिशत हुई, यही तो पूछा गया है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल पहली क्लास के अंदर मैंने आपको यही बात बताई थी कि सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस यानी अंतर निकालना है। तो 50 से कितना ज्यादा है, तो 66 लिखा है, 50 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 16। ठीक है, अब ये जो प्रतिशत जो ये वृद्धि आई है वो कहां से बढ़ा है, वो इंक्रीमेंट कहां से हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जहां से परिवर्तन शुरू होता है वो वैल्यू हम कहां रखते हैं, वो वैल्यू हम नीचे रखते हैं। और क्योंकि वैल्यू प्रतिशत में पूछी गई है तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैलकुलेट आप करेंगे तो 50 से 100 दो बार कटेगा, 16 की मल्टीप्लाई आप 2 में कर दीजिए, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 32%। यानी जो ओवरऑल इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने का हुआ है, वो 32% का हुआ है। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि अनुज के वेतन में पहले 20% की वृद्धि और फिर 10% की कमी हो जाए तो अनुज के वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 20%।
और इस 20% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, याद रखना कि क्वेश्चन के अंदर कहाँ वृद्धि कही गई है और कहाँ पर कमी कही गई है। तो 20% की आप फ्रैक्शन ब्रेक कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1/5। अगला क्या लिखा है, 10% की कमी। तो आप 10% की अगर फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे तो ये कितनी बन जाएगी, 1/10। लेकिन यहाँ पर तो हुई है वृद्धि और यहाँ पर क्या हुई है, कमी। ठीक है, तो अब आपको कैसे लिखना होगा, आप लिख रहे होंगे कि पहले वैल्यू कितनी थी, 5। 5 का 20% यानी कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो 5 में अगर 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। इसी तरह से जब आप सेकंड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो पहले वो कितनी है, 10 है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कमी हो रही है। तो 10 का 10% कितना होता है, 1। तो इस बार आपको यहाँ 11 नहीं लिखना, कमी हुई है, 1 की कमी हुई है। तो 10 में 1 की कमी होगी तो कितना आएगा, 9 आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो वही आपको एक ही बार बार काम करना है। 10 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। 9 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 यानी 54। तो आप देख सकते हैं कि भले ही ये कमी थी और ये वृद्धि थी, तो फाइनली क्या हुआ है, फाइनली वैल्यू 50 से 54 हुई है, 50 से 54 हुई है। तो हमें तो फाइनल रिजल्ट चाहिए और फाइनल रिजल्ट क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि ओवरऑल क्या हुआ है, प्रतिशत में वृद्धि हुई है। अब कितने की हुई है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना है, 4। किससे डिवाइड करेंगे, जहां से परिवर्तन शुरू हुआ, तो 50 से आप डिवाइड कर देंगे। वैल्यू आपको किस में बतानी है, प्रतिशत में बतानी है। तो कैलकुलेट करेंगे, 50 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो 4 की मल्टीप्लाई आप 2 में कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8%। यानी फाइनल क्या हुआ, 8% की वृद्धि वेतन के अंदर हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मशीन का मूल्य 15,000 रुपए है। यदि इसके मूल्य में पहले 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी कर दी जाए तब मशीन का नया मूल्य क्या होगा। इस बार हमसे ये नहीं पूछा गया कि कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, हमसे पूछा गया है मशीन का नया मूल्य क्या है। लेकिन इस नए रेट तक पहुंचने के लिए भी हमें पहले ये कैलकुलेट करना होगा कि जो उसका पहले वाला रेट है इसमें कितने परसेंट का ओवरऑल इंक्रीमेंट हो चुका है, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। और जब हमें ये पता लग जाएगा कि कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो उसके बाद हम इस मशीन का नया रेट निकालेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है, आपको वही काम करना है। पहले आपको क्या करना है, 20% की फ्रैक्शन ब्रेक करनी है। तो वो कितनी हो जाएगी, 1/5। क्योंकि दोनों ही बार 20% दिया है तो आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप ये याद रखिए कि एक बार तो क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और एक बार क्या हुई है, कमी हुई है। तो अगर वृद्धि होगी तो 5 का 20% 1, यानी पहले वैल्यू 5 थी और वो कितनी बन गई, 6 बन गई। लेकिन दूसरे वाले केस में कमी हो रही है तो आप क्या लिखेंगे कि पहले वैल्यू 5 थी और बाद में वो कितनी हो गई, 4। भाई एक बार बढ़ा तो 5 में 1 को जोड़ के लिखा, अगली बार कम हुआ तो 5 में 1 को घटा के लिखा। अब आपको क्या करना है, आप वही काम करेंगे। 5 की 5 में मल्टीप्लाई की तो कितना आया, 25। 6 की 4 में मल्टीप्लाई की तो कितना आया, 24। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे कि फाइनल क्या हो रहा है। तो इस बार आप देख सकते हैं कि 25 से वैल्यू 24 बन गई है, यानी क्या हुआ है, इस बार प्रतिशत में कमी आई है। लेकिन आपको क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा कि 20% बढ़ गया, 20% घट गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि फर्क पड़ा है, वैल्यू पहले से कम हो गई है। अब बात आती है कितने प्रतिशत कम हुई है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आया, 1। नीचे आपको क्या लिखना है, जहां से परिवर्तन शुरू हुआ यानी 25, और क्योंकि प्रतिशत में निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। 25 से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, 4%। लेकिन ये क्या है, ये कमी है, इस बात को आप याद रखिए। ठीक है, यानी जो पहले से मूल्य था वो क्या हो गया है, कम हो गया है। देखिए यहाँ मैं आपको एक लॉजिक और बता देता हूं कि कभी कभी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ऐसी वैल्यू मिल जाए कि वैल्यू आपकी सेम हो और एक बार वृद्धि हो रही हो और एक बार कमी हो रही हो, जैसा इस क्वेश्चन के अंदर है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आप इन दोनों वैल्यू को एक साथ मल्टीप्लाई में रखिए और उसको आप डिवाइड कर दीजिए 100 से। तो आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि आपका आंसर कितना आया। तो आप देख सकते हैं आंसर कितना आ रहा है, 4। और ऐसे केस में हमेशा ही क्या होती है, तो ऐसे केस में हमेशा ही कमी होती है। लेकिन ये कब आपको करना है, जब एक वृद्धि हो, एक कमी हो और वैल्यू दोनों एक जैसी हो।
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा 40% की हो गई वृद्धि और मैंने आपसे कहा 40% की हो गई कमी, तो फाइनल क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको पहले तो ये याद रखना है कि फाइनल क्या होगा, कमी आएगी। और कितने की कमी आएगी? तो आप इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और आप इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 16% आएगा। लेकिन फिर बता रहा हूं ये क्या है, ये कमी है। ऐसे केस में हमेशा ही क्या होती है, वैल्यू पहले से घट जाती है। तो हमारे क्वेश्चन में भी क्या हुआ है कि ओवरऑल कितने परसेंट की कमी आई है, 4% की। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हमसे पूछा गया है मशीन का नया मूल्य क्या होगा। तो भाई मैंने आपको पहली वाली और दूसरी वाली क्लास में ये सब कॉन्सेप्ट बताए हैं, इसलिए मैं जोर दे रहा हूं बार बार इस बात पर कि जाकर क्लास को आप एक बार देख लीजिए। तो वहां मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से प्रतिशत में हमारी रियल वैल्यू 100 होती है, तो यहीं से तो परिवर्तन होने शुरू होंगे। 20% घटा दिया, 10% बढ़ा दिया, लेकिन ये परसेंटेज के अंदर वास्तविक मान है, उसकी रियल वैल्यू है। इसी तरह से इस क्वेश्चन के अंदर जो मशीन की रियल वैल्यू है वो कितनी है, 15,000, यानी 100 का मान हम कितना बोलेंगे, तो 100 का मान हम बोल रहे होंगे कि 100 का मान कितना है, 15,000 है, ये परसेंटेज में है। ठीक है, अब क्या हुआ है, उसके अंदर कितने की कमी आई है, तो 4% की कमी आई है। तो अगर आप 100 पर कैलकुलेट करेंगे और आप 100 का 4% बोलेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, यानी 100 में से 4 कम हो गया। तो परसेंटेज के अंदर कितना बचा, तो परसेंटेज के अंदर वो बचा 96। तो आपको क्या करना है, आपके पास 100 का मान हो चुका 15,000 और आपको 96 का मान निकाल के दिखाना है कि 96 का मान कितना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको क्या करना है, आप ऊपर नीचे और आमने सामने वैल्यू को काट दीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आर मान लिया, आपको रेट निकालना है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 96 की मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी, 150 में। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो आप इस जीरो को छोड़ दीजिए कि 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 छिके 90, 9 बचेंगे, 15 निम्मा 135, 135 और 9 हो जाएंगे 144। और ये जीरो जो आपने छोड़ी थी इसको आप वापस लगा दीजिए। तो जो नया रेट है वो कितना हो गया है, 14,400 रुपए। और आप देख सकते हैं कि वो पहले वाले रेट से कम हो चुका है। आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए और फिर मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन बताता हूं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर चलने से पहले मैंने आप लोगों के लिए कुछ परसेंटेज लिखी हैं और उन्हीं परसेंटेज की मैंने फ्रैक्शन लिखी है। तो एग्जाम के अंदर कभी कभी क्या होता है कि कुछ इस तरह की परसेंटेज हमारे एग्जाम में आ जाती हैं जिन पर कैलकुलेशन करने में हमारा काफी टाइम चला जाता है। लेकिन अगर आपको इन परसेंटेज की फ्रैक्शन याद है तो आपका टाइम बच भी जाएगा। चलिए फ्रैक्शन का एक बार जादू देखते हैं कि फ्रैक्शन में क्या जादू है। मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे 300 का 33 सही 1/3% कैलकुलेट करके दिखाइए कितना होगा। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप लिखेंगे 300 गुना 33 सही 1/3, आप परसेंट को हटाएंगे, डिवाइड आप किससे करेंगे, 100 से। फिर आप क्या कहेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, तो आपने क्या लिखा, 3 गुना 33 सही 1/3। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, 3 गुना, इसको आप लिखेंगे 33 या 99 और 100, 100/3। फिर आप 3 से 3 को काटेंगे, तब जाके आपका आंसर कितना आएगा, तब जाके आपका आंसर आएगा 100। लेकिन अगर आपको इसी 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन पता है जो कितनी है, 1/3, तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिए 300 का 1/3। तो आप कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर कितना आ गया, तो आपका आंसर आ गया 100। तो ये है फ्रैक्शन के अंदर जादू कि अगर आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन पता है तो आपका टाइम बहुत कम लगने वाला है एग्जाम के अंदर और यही टाइम आपका बाकी क्वेश्चन में हेल्प करेगा। चलिए अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि अगर आपको 98 का 14 सही 2/7% निकालना हो तो वो कितना आएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप कि आपको पता भी लग गया होगा क्वेश्चन कैसे होना है, क्योंकि 33 सही 1/3 की आपके पास फ्रैक्शन है वो कितनी है, 1/3। और क्योंकि पहली वृद्धि है तो आप बोल रहे होंगे 3 से बढ़कर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि 3 का 33 सही 1/3% कितना होगा, 1। तो 3 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 4। 12 सही 1/2 की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/8। तो आप बोल रहे होंगे वैल्यू 8 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36।
इनका अंतर देख लीजिए, तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 12। अब आपको क्वेश्चन करना आसान लग रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड हम इसको कर देंगे 24 से। प्रतिशत में वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। कैलकुलेट करेंगे, 2 बार कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 50 बार। तो ओवरऑल कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, तो ओवरऑल 50% का इंक्रीमेंट हुआ। तो आई होप कि आपको चारों क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रैक्शन का जादू भी आप लोगों ने देख लिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपकी बुक में भी होंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं सबको कर डालिए। और अगर कोई आपके पास डाउट क्रिएट हो रहा है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। जब आपके 2 से 3 क्वेरी वाले क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं उसकी एक अलग से क्लास बनाऊंगा, ताकि आपकी वे प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाए। तो चलिए फिलहाल इस क्लास में इतना ही है। आई होप कि आपको बताए हुए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। ये आज हमारी 6ठी क्लास थी। तो अगर आपने अब तक क्लास को मिस कर दिया है तो उन सभी क्लास का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, वहां जाके आप उन क्लास को देख सकते हैं और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगली क्लास में कुछ और बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू।